नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिंह। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। अवैध घुसपैठियों पर संसद में संग्राम, ट्रंप और मोदी की दोस्ती के पीछे इकोसिस्टम पड़ गया है और क्या नई टूल किट आ गई। राहुल संविधान की कॉपी लहराते रह गए। पीएम मोदी ने यूसीसी पर बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका से भारत लौटे अवैध घुसपैठियों का वो चैप्टर जो हर झूठ को बेनकाब कर देगा। इसके अलावा रिजल्ट से 36 घंटे पहले आ गया वो एग्जिट पोल जिसके नंबर देखकर सब चकरा गए बॉस। केजरीवाल की नई टेंशन, नतीजों के पहले ही बीजेपी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ले उड़ेगी क्या। और दिल्ली के मुसलमानों ने बीजेपी के लिए भर भर के वोट किया, इसकी सच्चाई क्या है आज ये भी दिखाऊंगा। अयोध्या के मिल्कीपुर में हार से घबराए अखिलेश यादव किसको कफन गिफ्ट करने लगे हैं भाई। महाकुंभ के बाद अयोध्या का बदला सीएम योगी ने यूपी का 2027 वाला चुनाव भी सेट कर दिया है क्या। और ट्रंप और मोदी ने हमास के आतंकियों को दर दर का भिखारी कैसे बना दिया। ट्रंप को गाजा चाहिए, पीएम मोदी को पीओके। अब हमास और पाकिस्तान के आतंकी कहां जाएंगे, आज इसका भी चैप्टर है। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इस बार मोदी के साथ कई हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी जो छात्रों को टिप्स देंगी। बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण, सदगुरु, मैरी कॉम जैसी मशहूर हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। इस साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर डीएमके के छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी पहुंचे। यूजीसी मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से आरएसएस के आइडिया को थोपने की कोशिश हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि उद्योगपतियों को यूनिवर्सिटी देने की साजिश रची जा रही है। देश में लाए जा रहे वक्फ बोर्ड कानून के बीच अब छत्तीसगढ़ में मौजूद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों के मुतवल्लियों को पत्र लिखा है और 7 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड से जानकारी मांगी है कि उनके नाम पर क्या क्या संपत्ति है बताइए। वक्फ बोर्ड से मिले ब्यौरे को नेशनल पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आज इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट मिराज क्रैश हो गया। खेतों में गिरते ही मिराज जेट आग का गोला बन गया। बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट मिराज का ट्रेनर वर्जन था जो कि टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। वायुसेना की तरफ से बताया गया है कि तकनीकी खराबी के चलते फाइटर जेट क्रैश हुआ। यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर ने दहशत मचा रखी है। इस बार गांव में घुसकर एक तेंदुए ने हड़कंप मचा दिया। खेत में छिपे तेंदुए को भगाने के लिए जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से 6 लोग घायल हुए हैं। हमला करने के बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंदुए की तलाश में जुट गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज प्रयागराज पहुंचे और परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद नायब सिंह सैनी ने साधु संतों से मुलाकात की। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के महाकुंभ पहुंचने का शेड्यूल तय हो गया है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह पटेल 7 फरवरी को संगम स्नान करेंगे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, अवैध घुसपैठियों पर संसद में संग्राम, ट्रंप और मोदी की दोस्ती के पीछे पड़े इकोसिस्टम का नया टूल किट आ गया है क्या। राहुल संविधान की कॉपी लहराते रह गए। पीएम मोदी ने यूसीसी पर बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका से भारत लौटे अवैध घुसपैठियों का वो चैप्टर जो हर झूठ को बेनकाब कर देगा। डीप स्टेट और इकोसिस्टम की एक खास बात है कि वो दीमक की तरह देश को खोखला करता है और खत्म होते होते भी हाथ पैर मारना नहीं छोड़ता। इनका लेटेस्ट टारगेट है मोदी ट्रंप की जोड़ी, जिसकी वजह से इनका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। और इसलिए इनको लगता है कि बॉस ये दोनों सेट हो गए तो फिर क्या ही हो पाएगा। और इसलिए इनके निशाने पर अब मोदी ट्रंप की जोड़ी में आग लगाने की कोशिश शामिल हो गई। ये सोच रहे हैं कि दोनों में से किसी को तो पिन मारो कि दोनों लड़े भिड़े। दोनों लड़ ही नहीं रहे क्योंकि ट्रंप का टैरिफ वॉर भी अब तक मोदी और भारत के खिलाफ तो शुरू नहीं हुआ। अब तो मोदी ट्रंप मिलने भी वाले हैं। इसलिए मार्केट में एक नया टूल किट आ गया है कि मोदी और ट्रंप की बन नहीं रही है। यह वो टूल किट है जिसमें अमेरिका से डिपोर्ट किए भारतीयों की बात करके मोदी को घेरा जा रहा है, ट्रंप को कोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप तो मोदी के गहरे दोस्त हैं।
फिर अमेरिका जिन भारतीयों को प्लेन से भारत वापस भेज रहा है उन पर मोदी ट्रंप से बात क्यों नहीं कर रहे? उन्हें प्लेन में भरकर हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर क्यों ट्रंप भारत भेज दिया? लेकिन जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें ना तो डिप्लोमेसी के बारे में पता है, ना वो डिपोटेशन के नियम कायदे कानून जानते हैं, ना उन्हें यह पता है कि डिपोटेशन तो अब तब भी होते थे जब मोदी पीएम बने भी नहीं थे। लेकिन ये सब जानकर ये क्या ही करेंगे? इन्हें तो सिर्फ मोदी को कोसना है। नरेंद्र मोदी कमजोर हैं ये वो साबित करना है, मोदी ट्रंप की दोस्ती में आग लगानी है और कुछ भी करके मोदी के खिलाफ माहौल बनाना है। लेकिन हम आपको आज सारे फैक्ट्स बताएंगे। आज संसद से लेकर सड़क तक इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका से अवैध प्रवासी भारत आए और इधर विपक्ष ने कैसे रोना धोना शुरू कर दिया कि मोदी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं तो मोदी ने ऐसा कैसे होने दिया। जो लोग गलत तरीके से अमेरिका गए हैं, मोदी जी उन सभी को सम्मान के साथ भारत क्यों नहीं लाते? भारत भेजे गए लोगों को हथकड़ी क्यों पहनाई गई? यानी विपक्ष जो है उसका नैरेटिव यह है कि ये लोग जो अमेरिका से भारत आए वो गलत तरीके से अमेरिका में घुसे थे, नहीं थे, उनको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको यह साबित करना है कि मोदी इनको सम्मान से नहीं ला पाए। एक तो बॉस ये सारे अवैध घुसपैठी हैं, देश की थू करा रहे हैं कि वहां जाके अमेरिका में घुस के बैठे हुए थे। इनको चाहिए कि इनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट हो, बिजनेस क्लास से इनको वापस लाया जाए। बॉस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के अवैध प्रवासियों को अमेरिका वापस भेज रहा है, लेकिन भारत में विपक्ष इसे अपनी राजनीति के मौके के तौर पर देख रहा है। इस पूरी पॉलिटिक्स को समझाऊंगा, लेकिन पहले यह भी देखिए कि राज्यसभा में पीएम मोदी ने कैसे आज विपक्ष को फिर आड़े हाथों लिया, उसके बाद आगे की बात। संसद के बाहर विपक्ष के नेताओं ने अमेरिका से डिपोर्ट हुए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर हंगामा किया तो संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के हंगामे पर बिना किसी का नाम लिए जवाब दे दिया उन्होंने। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को हथकड़ी पहना दी थी वो आज मानव गरिमा की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जनता की ताकत के आगे खुद को बड़े बड़े 30 मार खा मानने वालों को घुटने टेकने पड़े थे। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया। बहुत लंबा संघर्ष चला। ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा मारने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। यानी जो विपक्ष अवैध घुसपैठियों को हथकड़ी और जंजीरें अमेरिका ने कैसे लगा दी इसके लिए रोना रो रहा है, उनको नरेंद्र मोदी ने उनका इतिहास याद दिलाया कि बॉस तुम तो देश के नेताओं को हथकड़ी और जंजीरों से बांधने वाले लोग, और यहां अवैध घुसपैठियों के लिए छाती पीट रहे हो। पीएम मोदी ने संविधान को लेकर विपक्ष के नैरेटिव की भी हवा निकाली। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग संविधान जेब में लेके घूमते ना राहुल गांधी इतना वाला लेके, उन्होंने संविधान निर्माताओं की भावनाओं की तो धज्जियां उड़ा रखी हैं। आज यूसीसी को लेकर हंगामा करने वालों ने संविधान सभा की डिबेट ना तो पढ़ी है ना उसे समझा है। सुनिए यूसीसी पर क्या बोले पीएम। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती हो, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। संविधान निर्माताओं का आदर करना चाहिए था। संविधान निर्माताओं की एक एक बात से प्रेरणा लेने की थी, लेकिन ये कांग्रेस है जिसने आजादी के तुरंत बाद ही
संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के अपमान को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज मजबूरी में अंबेडकर का नाम लेती है। कांग्रेस ने तो अंबेडकर को भारत रत्न देने के लायक भी नहीं समझा था भाई, आज मजबूरी में जय भीम के नारे लगा रही है। एक बार सुनिए इस पर भी पीएम ने क्या कहा। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया, और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि खड़गे साहब सदन में शेर और शायरी करते रहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर शेर के जरिए ही निशाना साधा। एक बार पीएम को सुनिए, फिर बताऊंगा कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर विपक्ष ने किस तरह से हंगामा किया और उसकी सच्चाई क्या है। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का, और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यसभा की स्पीच ने आज गर्दा उड़ा दिया। वो विपक्ष चुपचाप सुनता रह गया जो पूरे दिन अमेरिका से डिपोटेशन के मुद्दे पर बवाल काट रहा था। विपक्ष ने उस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की जिस मुद्दे पर सीधे मोदी को घेरना बनता भी नहीं है, लेकिन लगता है जैसे कोई टूल किट आ गई हो मार्केट में, तो उसी टूल किट के हिसाब से सब चल रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर बाहर तक। और यह टूल किट तब बनी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध रूप से अमेरिका में आने वाले लोगों को वापस भेजना शुरू किया। उसमें भारतीय भी थे। ये भारतीय अमेरिका से वापस आ चुके हैं। इस पर विपक्ष के नेताओं ने आज संसद के बाहर जोरदार नारेबाजी की। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल हो गए। इन लोगों का कहना था कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को हाथों में हथकड़ी बांध कर लाया गया। इस पर नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। जरा इनका विरोध प्रदर्शन देखिए। मतलब इस देश में अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। आपके घर में अगर कोई गलत तरीके से बिना पूछे घुस जाएगा तो आप उसको इज्जत दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा और हाथ जोड़कर वापस जाने की अपील करिएगा। यहीं भारत में रोहिंग्या घुसे हुए हैं तो पब्लिक क्या बोलती है कि निकालो इनको बाहर। यह तो एक देश में अवैध तरीके से घुसने का मुद्दा है जो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत में भी अवैध घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है। लेकिन विपक्ष उस पर भी पॉलिटिक्स कर रहा है। मतलब जो लोग वापस आए उनसे सवाल होना चाहिए कि तुम्हारे देश में क्या कमी है जी कि तुम वहां ऐसे डंकी रूट से पैसा देके जा रहे हो, चोरी छुपे वहां पकड़ा रहे हो कि देखिए ये भारतीय आके यहां गलत तरीके से रह रहा है, देश का नाम डुबा रहे हो। और यहां विपक्ष उन्हीं लोग के साथ खड़ा हो गया कि इनको क्यों डोनाल्ड ट्रंप वापस भेज रहा है। तो मोदी जी क्या करें, फोन करके बोले कि नहीं ट्रंप भाई ये लोग आए हैं, ये लोग अवैध तरीके से घुस गए, रखो इनको वहीं रखो, या बिजनेस क्लास का टिकट कटा के भेजो इनको। क्या लोग हैं भाई। जो लोग गलत तरीके से अमेरिका में घुसे उनसे विपक्ष को सहानुभूति है। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा तो कह रही है कि मोदी जी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, तो मोदी जी ने ऐसा कैसे होने दिया।
तो कल को शेख हसीना वहां बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी अच्छी दोस्त थी, तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को रहने दीजिए। जहां जहां अच्छी दोस्ती होगी घुसपैठिया चलेगा। आपका बहुत अच्छा दोस्त जो है वो सालों भर आके आपके घर में कब्जा कर लेगा, रहेगा, चलेगा। वो कह रही है कि क्या उन लोगों के लिए भारत सरकार अपना जहाज नहीं भेज सकती थी? क्यों जाते वक्त भारत का जहाज लेके गए थे क्या वो लोग? घुसपैठिए हैं वो। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि भारत लौटने पर इन लोगों को कैदियों वाली वैन में बैठाकर ले जाया गया था। तो क्या करते? बारात निकालते, उनका माला पहनाते कि बहुत बढ़िया काम किए हो, देश का नाम डुबा के आए हो कि वहां घुसे थे, घुसपैठिया थे। सुनिए जरा इन लोगों की बातें सुनिए, फिर कुछ और फैक्ट्स बताता हूं। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ, वन सेकंड सर सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स, सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं। कैदी वैन में ले जाया गया, इससे इनको तकलीफ है। कैदी वैन में भी ले जाके उनके घर पे छोड़ दिया गया, ये कम बात है क्या? वहां कोई क्रांतिकारी काम करके आए हैं ये लोग अमेरिका में कि इनको बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत सम्मान मिलेगा। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अपनी प्लेन, भारत का प्लेन नहीं भेज सकते थे। भारत का प्लेन गया था बॉस, उन लोगों के लिए गया था जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए थे, भारत के नागरिक थे और वीजा लेके वहां गए थे, देश का नाम नहीं डुबा रहे थे, तो उनको बचा के लाया गया था। अफगानिस्तान में भारतीय फंसे थे, प्लेन गया था, उनको लेकर आया था। जो कायदे से जाएगा, भारत का नागरिक है, सम्मान मिलेगा। आप जा रहे हैं घुसपैठिया बन के, क्राइम कर रहे हैं बॉस, और यहां के नेता मोदी को घेरने के चक्कर में कह रहे हैं कि उनको इज्जत क्यों नहीं मिल रही है। ये वही लोग हैं जो अगर कोई आतंकी हो तो इनको भटका हुआ युवा नजर आता है। यहां अवैध घुसपैठिया इनको भारत का नागरिक लगने लगा है। उसको खुद भारत की नागरिकता की चिंता नहीं थी, भागा भागा अमेरिका गया है घुसपैठ करने, और इनको भारत का नागरिक दिख रहा है। वो विपक्षी नेताओं को सही गलत से कोई मतलब ही नहीं, मोदी के खिलाफ मुद्दा बनाना है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो अवैध प्रवासियों को वापस भेजेंगे, और अब इसी फैसले को लागू कर रहे हैं। अमेरिका ने अभी तक 104 भारतीयों को वापस भेजा है। ये सभी यूएस एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर से वापस आए। यूएस एयरफोर्स का प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। इन लोगों में पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग थे। अमृतसर एयरपोर्ट पर सभी लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के बाद सबको घर भेज दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के कई फैसलों से दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, और अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का फैसला भी उनमें से एक है। लेकिन यह अमेरिका की पॉलिसी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मुद्दे पर कहा कि यह कोई नई चीज नहीं हो रही है भाई, कि आज ट्रंप ने कर दिया है पहली बार। सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को वापस लें अगर वे विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं। सुनिए विदेश मंत्री को, फिर बताऊंगा अवैध प्रवासियों के डिपोटेशन का वो आंकड़ा जो आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। Honorable members, sir, would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, the process of deportation is not a new one and has been ongoing. यानी अमेरिका जो कर रहा है वो नया नहीं है और पहली बार भी नहीं है। विपक्ष का हंगामा इस बात पर है कि जो भारतीय भेजे गए हैं उनके हाथ और पैरों में हथकड़ियां लगी हुई। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें भारत भेजे जा रहे लोगों के पैरों में हथकड़ी लगी हुई थी। हालांकि इसमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा जिससे पता चले कि ये भारतीय है भी या नहीं, या किसी और देश के नागरिक है। इसी को आधार बनाकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला कर रहा है।
कह रहा है कि भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार भारत का अपमान है। अखिलेश यादव और ओवैसी को भी सुनी लीजिए लगे हैं, फिर बताऊंगा कि हथकड़ी वाली तस्वीरों और वीडियो का सच क्या निकला। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? वो कौन सी परिस्थितियां थी जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए सरकार क्या करेगी ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है? फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? विपक्ष की सुपर पावर बनने की परिभाषा यह है कि अगर भारत सुपर पावर हो गया है तो नरेंद्र मोदी को, ट्रंप को फोन करके बोलना चाहिए कि मेरे नागरिक जो है वो तुम्हारे यहां घुसपैठ करके रहेंगे। कैसे निकाल दोगे जी तुम? तो फिर वीजा खत्म कीजिए, बन गए ना सुपर पावर। फिर अमेरिका कहेगा मैं भी सुपर पावर, मेरे नागरिक भी तुम्हारे यहां घुस के रहेंगे। फिर चाइना वाला भी कहेंगे मेरे भी रहेंगे। सब एक दूसरे के यहां घुस के रहिए, सब सुपर पावर बन जाइए। कहिए वीजा को हटाओ, इसको खत्म करो। कोई लॉजिक वॉजिक चलेगा बॉस इस देश में? विपक्ष जिन हथकड़ी वाली तस्वीरों को मुद्दा बना रहा है उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। पीआईबी ने तस्वीरों का फैक्ट चेक किया और बताया कि सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जिसमें हथकड़ी में जकड़े लोग दिख रहे हैं। इस तस्वीर का भारतीयों से कोई संबंध नहीं है। यह तस्वीर ग्वाटेमाला भेजे गए लोगों की है। यानी कल रात और आज सुबह जो तस्वीरें वायरल की जा रही थी जिनमें लोगों को हथकड़ी लगी हुई थी, उनका संबंध भारतीयों से था भी नहीं। और विपक्ष जिस डिपोटेशन के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है वो कोई नई बात तो है नहीं, ये तो सालों से चल रहा है। अमेरिका पिछले कई सालों से इसी तरह से अवैध रूप से आने वाले लोगों को वापस भेजता रहा है। 2009 से फरवरी 2025 तक अमेरिका ने 15,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा है। 2009 में 734 भारतीयों को वापस भेजा गया। तब तो यूपीए की सरकार थी, मोदी जी नहीं बना पा रहे हैं विश्व गुरु। आपने तो बनाया था ना, आप बोलते कि नहीं लेंगे वापस, वहीं रहेगा ये अवैध रूप से घुसा हुआ आदमी, बोल पाए थे। 2010 में 799 लोग वापस भेजे अमेरिका ने। 2011 में 597 भारतीय वापस भेजे। 2012 में 530 लोगों को भेजा। 2013 में 515 को डिपोर्ट किया। 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180 लोगों को डिपोर्ट किया अमेरिका ने। 2019 में 2042 लोग, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 617 और 2024 में 1368 लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2025 में अभी तक 104 लोग वापस आए, लेकिन तब यह टूल किट नहीं आया था क्योंकि ट्रंप नहीं थे। तो मोदी ट्रंप को ना घेरना है भाई कि मोदी ट्रंप की बन नहीं रही है, यह नैरेटिव सेट करना है तो हंगामा करो। कांग्रेस जो आज अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों पर आंसू बहा रही है, 2009 से अप्रैल 2014 तक तो उसी की सरकार केंद्र में थी। इस दौरान भी 3200 लोगों को अमेरिका ने वापस भेजा था। लेकिन आज कांग्रेस ऐसे छाती पीट पीट कर हंगामा कर रही है जैसे पहली बार यह सब हो रहा हो। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को जरा। क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि अमेरिका अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेज रहा है और मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। विपक्ष के इन आरोपों पर सरकार ने साफ किया कि साल 2012 से ही अवैध प्रवासियों के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसके तहत अवैध लोगों को इसी तरह भेजा जाता है। 5 फरवरी को जो हुआ वो इसी प्रक्रिया के तहत हुआ
भारतीयों संग गलत बर्ताव पर अमेरिकी सरकार से बात की जा रही है। यानी मोदी सरकार भारतीयों को इस तरह से भेजने के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन के साथ बात भी कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए हर आदमी के साथ सरकार बात करेगी, यह जानने की कोशिश करेगी कि वो अमेरिका कैसे पहुंचे, क्या उनको बहका के अमेरिका भेजा गया था। लेकिन जिन लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि घुसपैठियों को क्यों ऐसे भेज दिया गया, तो कांग्रेस के नेता कटा दें बिजनेस क्लास का टिकट, बोले कि हम लेके आएंगे इन लोगों को बिजनेस क्लास में। अवैध प्रवासियों को भारत भेजे जाने पर कांग्रेस जो हंगामा कर रही है, उस हंगामे की पोल खुद कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने खोल दी। शशि थरूर 28 मई 2009 से 18 अप्रैल 2010 तक विदेश राज्य मंत्री थे। वो विदेश नीति के बारे में जानते हैं, समझते हैं। राहुल गांधी की तरह नहीं है मामला कि बिना किसी आधार पर कुछ भी बोल देना है। तो शशि थरूर ने कहा कि पहला डिपोर्टेशन नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। ट्रंप के आने से पहले भी, बाइडेन सरकार के दौरान और पहले भी 1100 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया था। थरूर ने यह खुलासा किया कि अमेरिका में 7,25,000 भारतीय बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, जो डिपोर्टेशन के लायक है। और क्या कीजिएगा उनका भाई। पिछले 4 सालों में अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा की सीमाओं से लगभग 2 लाख भारतीयों को गिरफ्तार किया है। अगर वो भारत के नागरिक हैं तो उन्हें वापस लेना हमारी जिम्मेदारी है और इस पर कोई बहस होनी नहीं चाहिए। यानी ये पहला डिपोर्टेशन नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। इसी से साफ हो रहा है कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर है। शशि थरूर को भी सुनिए, लेकिन उसके बाद आपको बताऊंगा कि कुछ जरूरी सवाल जिनका जवाब इस देश की ऑपोजिशन को देना चाहिए। हम कहते हैं कि अमेरिका को पूरा हक है रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये लोग अगर गैर कानूनी वहां चले गए और वहां इलीगल रहने की कोशिश की तो उनको वापस भेजना अमेरिका का हक है। और हमारे तरफ से अगर सबूत है कि वो लोग भारतीय नागरिक है, तो हमें भी जिम्मेदारी है उनको वापस लेने की। इन दोनों विषय में कोई तर्क नहीं है। तर्क ये है कि जिस तरीके से उन्होंने किए, जिस बुरी तरह से हैंडकफ सब लगा के, जंजीर लगा के इन लोगों को एक मिलिट्री प्लेन में भेजा दिया, ये तो एक अपमान है भारत के और भारत के निवासियों को। तो मेरे ख्याल में इस विषय पे हम सख्त स्टैंड लेना चाहिए अमेरिका से। सवाल यह भी है कि जो लोग अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में घुसे थे, उनके डिपोर्टेशन पर हंगामा होना ही क्यों चाहिए? जब बिना किसी डॉक्यूमेंट के डंकी रूट से कोई अमेरिका जाता है तो वो गलत कर रहा है। अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने पर जब वो पकड़े जाते हैं और अमेरिका वापस भारत भेजता है तो ये एक इंटरनेशनल प्रोसेस है। भारत यहां अमेरिका को गलत कह ही नहीं सकता कि तुम क्यों इन लोगों को निकाल रहे हो। लेकिन विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। विपक्ष को इसमें मोदी को घेरने का मौका दिख रहा है। जो लोग गलत तरीके से दूसरे देश में घुसे, उनका भी समर्थन हो रहा है। उनके लिए कहा जा रहा है कि प्लेन भेजिए और उनको बुलाइए, उनको सम्मान से वापस लेने की बात हो रही है। क्यों सम्मान देना है बॉस? ताकि यहां और लोगों को लगे कि हम भी जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो सरकार तो ले ही आएगी। ये तस्वीरें तो मिसाल बननी चाहिए बॉस। सबको देखना चाहिए कि अगर अवैध घुसपैठिए के तौर पे जाओगे तो इसी तरह से वापस आना पड़ेगा और हाथ में हथकड़ी लगी रहेगी और वो तस्वीर पूरा आसपास के लोग देखेंगे तो तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। देश की तो बेइज्जती कराई, तुम्हारे परिवार की बेइज्जती होगी। तो ये तस्वीरें तो आंखें खोलने वाली होनी चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है कि यहां से प्लेन भेजिए, लेके आइए इन लोगों को एकदम राजा बाबू बना के। जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका या दूसरे देश गया, इसके बाद उसे फ्लाइट से ब्राजील भेजा गया। वहां भी अमेरिका जाने के लिए उसे 1 महीने का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद वो बोलीविया पहुंचा, वहां से उसे ग्वाटेमाला पहुंचाया गया। ग्वाटेमाला से पनामा के जंगलों में जाने का सफर शुरू हुआ। उसके साथ 150 और लोग थे। पनामा के जंगल में नहर पार करनी पड़ी और 2 बार वो तो डूबते डूबते बचा। रास्ते में कई लाशें पड़ी दिखी और कई कंकाल नजर आए। 7 दिनों में पनामा का जंगल पार करने के बाद 150 लोगों में से सिर्फ 50 लोग बच पाए। पनामा के से टैक्सी के जरिए मेक्सिको ले जाया गया। बॉर्डर पर सेटिंग होने की वजह से किसी ने रोका नहीं। मेक्सिको बॉर्डर पर अमेरिका की बनाई 35 फीट ऊंची फेंसिंग वाल को सीढ़ियों की मदद से पार कराया गया। आखिरकार 25 जनवरी 2025 की रात को 12 बजे वो अमेरिका की सीमा पार कर पाया। तो बॉस, जरा जो विपक्ष को इतना ये नागरिकों को सुरक्षित निकलने में परेशानी ना हो। इसके अलावा भी बॉस, 2023 में कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा हो गई थी। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात की, फांसी की सजा रद्द हुई। सभी 8 भारतीयों को रिहा किया गया, वो वापस भारत लौट आए। 2019 में कुवैत में 149 भारतीयों को प्रोटेस्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कुवैत में भारतीय दूतावास ने मामला सुलझाने में सभी की मदद की। 2017 में कतर में 23 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार की कोशिशों से सभी लोग रिहा हुए थे। 2017 में ही सऊदी अरब में 105 भारतीय मजदूर फंस गए थे। इन मजदूरों की सैलरी को रोक लिया गया था। भारत ने सऊदी सरकार के साथ मिलकर मामला सुलझाया था। यानी जब भी किसी मुश्किल में भारतीय पड़े हैं
वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी ताकत लगाई है उनको सुरक्षित वापस लाने में। लेकिन बॉस, यहां आप जिनकी बात कर रहे हैं वो गलत तरीके से दूसरे देश में घुस के बैठे हुए थे। आप किस मुंह से किसी को कहिएगा कि ये अवैध लोग हैं, इनको रख लो, अपने यहां रख लो? भाई ये तो सरकार इनको वापस लेने के तैयार नहीं, कहते नहीं लेंगे, तब अमेरिका की जेल में सड़ते ये लोग। भारत तो खुद घुसपैठियों के खिलाफ है। जब हम अपने यहां कहते हैं कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए, तो दूसरे से किस मुंह से कहोगे कि तुम हमारे यहां के घुसपैठियों को रख लो? इतना नीचे पॉलिटिक्स का स्तर मत ले जाइए बॉस। कि कोई दंगा करने वाला हो तो उसके साथ भी खड़े हो जाइए, कोई टेररिस्ट हो तो उसको भटका युवा बता दीजिए, कोई अवैध घुसपैठिया हो उसको कहिए कि हम तुम्हारे लिए या खड़े हैं। सरकार अपने स्तर पर जितना हो सकता है कर रही है। सरकार ने यह नहीं कहा कि हमारे लोग नहीं है, ये लोग बिना किसी को बताए अपने आप अवैध तरीके से गए थे। विदेश जाने वाले भारतीयों की सुरक्षा बेहतर मैनेजमेंट के लिए सरकार नया कानून ला सकती है। इसके जरिए विदेश जाने वाले भारतीयों को ट्रैक किया जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक नया कानून मौजूदा इमिग्रेशन एक्ट 1983 की जगह लेगा। नए कानून के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे जाएंगे। इस बिल में इमिग्रेशन कानून को सख्त किया जाएगा। जिन राज्यों से ज्यादा लोग विदेश आते हैं उनके लिए प्रावधान होगा। इन राज्यों में और प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस खोलने का भी सुझाव है। अमेरिका में कई देशों के नागरिक अवैध तरीके से घुसते हैं और इन सभी के खिलाफ समय समय पर अमेरिका एक्शन लेता रहता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में कितने इलीगल माइग्रेंट्स रहते हैं और अमेरिका में सबसे ज्यादा किस देश के अवैध प्रवासी। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा, जिनमें मैक्सिको के सबसे ज्यादा करीब 40 लाख लोग हैं, अल सल्वाडोर के करीब 8 लाख लोग वहां अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं। भारत के करीब 7 लाख लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे हुए हैं। जिस तरह से भारत के लोगों को अमेरिका में वापस भेजा है, उसी तरह से कई देशों के लोगों को वापस भारत भेजा जा रहा है, वापस पूरा कर रहा है। सब जानते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी भी वही है, नेशन फर्स्ट वाली, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। अगर हम रोहिंग्या या दूसरे अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर क्यों दूसरों से कहें कि आप अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त करो? दूसरा कड़वा सच यह है कि जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देश में गए, वहां पर पकड़े गए, वो किसी मजबूरी में नहीं गए। वो उस देश की चमक धमक देखकर वहां पर जाते हैं। वो अपने देश को पीछे छोड़कर जाते हैं। उन्हें यह देश पसंद नहीं आता, इसलिए वहां जाते हैं। और आज उनको देश कहे कि वाह, तुम मुझे लात मार के चले गए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, आओ मैं तुम्हारे लिए बड़ा बिजनेस क्लास का टिकट कटाता हूं। जितने पैसे वो अवैध तरीके से दूसरे देश में जाने के लिए खर्च करते हैं, उतने पैसों में तो यहां अच्छा खासा धंधा सेट कर लेते, काम धंधा। लेकिन इन्हें तो यूरोप अमेरिका की चमक दिखती है, इसलिए ये सब कुछ भी करके वहां पर पहुंच गए। अब जब पकड़े गए और वहां से भेजे जा रहे हैं, तो इनके गलत काम को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? और अगर इनको सम्मान दीजिएगा तो कल को और ऐसे अवैध प्रवासी बढ़ेंगे। इसलिए गलत काम करने वालों के साथ अगर ट्रीटमेंट जैसा हो रहा है वो होगा, लोगों को दिखेगा, तभी लोगों के मन में डर बैठेगा कि अरे यार जाएंगे तो ऐसे ही भेज दिया जाएगा वापस, राजा बाबू बना के वापस नहीं लाया जाएगा। खैर, पाठशाला में अगली क्लास रिजल्ट से 36 घंटे पहले आ गया वो एग्जिट पोल जिसके नंबर देखकर सब चकरा गए बॉस। केजरीवाल की नई टेंशन, नतीजों के पहले ही बीजेपी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ले उड़ेगी क्या? दिल्ली के मुसलमानों ने बीजेपी के लिए भर भर के वोट कर दिया, इसकी सच्चाई क्या है? और अयोध्या के मिल्कीपुर में हार से घबराए अखिलेश यादव किसको कफन गिफ्ट करने लग गए हैं? और क्या 2027 का यूपी इलेक्शन सेट हो गया है? अब इसका चैप्टर। अब सिर्फ कल का दिन बचा है, परसों सुबह से दिल्ली के नतीजे आने लगेंगे। शनिवार को काउंटिंग है, लेकिन काउंटिंग से पहले एग्जिट पोल से जो भूचाल आया है उससे कई लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। क्योंकि दिल्ली को लेकर कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि यहां केजरीवाल इस तरह हार सकते हैं जैसा एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली में हार रहे हैं और बीजेपी कमबैक करने वाली है। आज भी कुछ एग्जिट पोल आए जिसमें यही कहा गया कि बीजेपी ही दिल्ली जीत रही है और बड़े अंतर से जीत रही है। जैसे आप देखिए कि आज ही 3 बड़े एग्जिट पोल आए। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया जिसने बीजेपी को 45 से 55 सीटें दी हैं और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें। इसके अलावा सीएनएक्स का एग्जिट पोल आया जिसने बीजेपी की लैंडस्लाइड जीत बताई। बीजेपी को 49 से 61 सीट दी है और केजरीवाल को 10 से 19 सीट। इसके अलावा एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य का भी आ गया है। टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 51 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को 19। यानी 3 और एग्जिट पोल आ गए जो कुल मिलाकर वही कह रहे हैं जो कल वाले एग्जिट पोल कह रहे थे कि आएगी बीजेपी की सरकार। कल कुछ लोग कह रहे थे कि कल जिन एजेंसीज के एग्जिट पोल आए हैं उनमें कई का तो नाम भी बहुत लोगों ने नहीं सुना, इसलिए इन पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन आज जिन एजेंसीज के एग्जिट पोल आए हैं
वो एजेंसियां तो न्यूज चैनल्स के लिए बरसों से सर्वे करती रही हैं और इन्हें मेन स्ट्रीम सर्वे एजेंसी कह सकते हैं। इनके सर्वे में भी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान है। वैसे तो इन एजेंसीज के सर्वे भी गलत साबित हुए हैं, इसलिए सवाल यह है कि ये एग्जिट पोल्स जो नंबर बता रहे हैं क्या वो काउंटिंग वाले दिन पलट तो नहीं जाएंगे? केजरीवाल वाकई दिल्ली हार जाएंगे या फिर एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे? इन सवालों के बीच नेताओं के बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह का एग्जिट पोल बताता है, जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता। जैसे आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि उनके 7 कैंडिडेट्स को बीजेपी की तरफ से 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर आया है। दावा है कि इन उम्मीदवारों को कहा गया है कि सरकार बनाने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। एक बार संजय सिंह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। भाई, अगर आम आदमी पार्टी खुद कह रही है कि 7 विधायकों को अप्रोच किया है बीजेपी ने, तो इसका एक दूसरा मतलब यह है कि वो भी मान रहे हैं कि बीजेपी की कम से कम 29-30 सीट तो आ रही है, क्योंकि उसी में 6-7 विधायक जोड़िएगा तो 36 पहुंचिएगा, यानी बीजेपी की 29-30 सीट तो आ रही है फिर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पिछले 2 घंटे में उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गया, यानी अब 7 से आंकड़ा बढ़ के 16 हो गया है। उन्हें 15-15 करोड़ का ऑफर देकर आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, मंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है तो फिर ये हमारे उम्मीदवारों को फोन क्यों कर रहे हैं? जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे कराए गए हैं ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, लेकिन हमारी पार्टी का एक भी आदमी नहीं टूटेगा। सवाल तो यह भी कि अगर फोन आ रहे हैं तो कोई एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग ही सुनवा देते। अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह जो बात कर रहे हैं वो आसानी से हजम नहीं होने वाली, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अभी तो नतीजे आए भी नहीं है। उससे पहले किसी उम्मीदवार को पार्टी बदलने के लिए पैसा ऑफर हो जाए, यह अपने आप में गजब बात है। दूसरी बात, दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी को 55 से 60 सीटें मिल रही। अगर वाकई आम आदमी पार्टी को ऐसी एक तरफा जीत मिल रही है तो फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को तोड़कर कर भी क्या लेगी? जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की संभावना तो वहां होती है जहां सीटों का अंतर बहुत कम होता। अब आम आदमी पार्टी को 55 सीटें अगर मिल रही हैं जैसा केजरीवाल ने दावा किया था, तो इस हिसाब से तो बीजेपी को 15 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो 7 या 16 विधायक भी अगर बीजेपी तोड़ने का प्रयास कर रही है तो भी 36 नहीं पहुंचती। तो फिर ये 7 और 15 विधायक का आंकड़ा कहां से आ रहा है? एग्जिट पोल के दावों से आम आदमी पार्टी के कैंप में खलबली जरूर मची होगी, भले ही वो इसे माने या ना माने। उधर बार बार एग्जिट पोल को देखकर बीजेपी के नेता रिलैक्स नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है वो भी सुनिए, फिर बताऊंगा दिल्ली में पिछले 3 चुनाव के एग्जिट पोल कितने गलत और सही साबित हुए थे। दिल्ली को लोग दिल्ली ही देखना चाहते हैं, पेरिस नहीं देखना चाहते। जो दिल्ली 11 साल पहले थी, उस दिल्ली को अगर कोई ला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। इसलिए हम सरकार बनाएंगे। ये एग्जिट पोल क्या होता है? जनता का मूड है, जनता क्या चाह रही है वो एग्जिट पोल में ही प्रतिलक्षित होता है। तो जनता इस बार जो चाह रही है वो पूरी तरह से झाड़ू तिनका तनका बिखर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। यानी चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, कॉन्फिडेंस कोई कितना भी दिखाए, लेकिन किसी को पता नहीं कि दिल्ली की जनता ने फैसला क्या किया है और सैटरडे को किसके पक्ष में फैसला आएगा। भाई दिखाएं ना दिखाएं, बेचैनी तो दोनों खेमे में होगी, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसे रिजल्ट का इंतजार भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो कितने पानी में है। और यह पार्टी है कांग्रेस, जो लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के साथ थी, 6 महीने में केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। और जब इस तरह का कंफ्यूजन किसी पार्टी में हो तो उसका नतीजा क्या होता है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। मतलब आप सोचिए राहुल गांधी पे कितना लोड कम रहता होगा
भाई जो बच्चा फेल ही होना है उसको एग्जाम का क्या तनाव, वो आराम से घूम रहा है, खेल रहा है, मजे कर रहा है। उसको पता है कि कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि राहुल गांधी ने दिल्ली हरवा दिया, कोई बोलने वाला नहीं है कि राहुल गांधी ने हरियाणा हरवा दिया, कोई बोलने वाला नहीं कि महाराष्ट्र हरवा दिया, कोई बोलने वाला नहीं कि बीजेपी जो है उसकी सीटें कैसे अगर बढ़ सकती थी तो कांग्रेस की क्यों नहीं बढ़ी जो दिल्ली में 15 साल राज कर चुकी थी। कोई राहुल गांधी से नहीं पूछेगा। बॉस, गांधी परिवार के खिलाफ ये लोग बोल ही नहीं सकते, चाहे पार्टी जो है वो कहीं नीचे चली जाए। सोचिए आप, सर्वे एजेंसियां कांग्रेस को गिन तक नहीं रही हैं कि उनकी कोई सीट दिल्ली में आ भी सकती है। कांग्रेस के नेता भी ऐसी बात कर रहे हैं जिसे सुनकर हंसी आएगी। जिन केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने 2-3 हफ्ते तगड़ा माहौल बनाने का प्रयास किया, उन्हीं केजरीवाल के लिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कम आंका जा रहा है। सुनिए, संदीप दीक्षित खुद कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था, लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। कांग्रेस के नेता अब शायद इसलिए भी केजरीवाल पर नरम पड़ रहे होंगे क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया कि केजरीवाल हारे या जीते, लंका तो कांग्रेस की लगनी है। क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस का खुला विरोध करने वाले लोग हों या फिर अंदर ही अंदर कांग्रेस से चिढ़ने वाले लोग हों, सब यही चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जीत जाएं। शिवसेना के नेता संजय राउत को सुनिए, फिर बताता हूं केजरीवाल हारे या जीते, दोनों ही सूरत में कैसे कांग्रेस फंस जाएगी। देखिए, दिल्ली में अगर काम के आधार पर देखें तो वोट केजरीवाल जी को ही मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम लोग ये सोचते थे कि वोट हमको ही मिले, लेकिन वोट कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं। क्या जादू है बीजेपी के पास या उनके लोगों के पास। अब मैं टीवी पे देख रहा था या सोशल मीडिया पे चल रहा है, यहाँ पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पैसा बांट रहे हैं। अब ये तो चुनाव नहीं है, दूसरा चुनाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पैसों का खेल चल रहा है जो दिल्ली में भी चल रहा है। इंडी गठबंधन के नेता तो यही चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही जीत जाए। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार भी किया था। अगर अरविंद केजरीवाल जीत गए तो इंडी गठबंधन में सारी पार्टियां मिलकर कांग्रेस पर टूट पड़ेंगी। राहुल गांधी से केजरीवाल अपना हिसाब बराबर करेंगे और इसमें केजरीवाल का साथ देंगे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। यानी राहुल गांधी की राजनीति की अच्छी रगड़ाई होने की पूरी उम्मीद है और कांग्रेस के और बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर केजरीवाल हार गए और मोदी जीत गए तो भी कांग्रेस का ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ मोदी कांग्रेस को रगड़ेंगे और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस की रगड़ाई करेंगे। इंडी गठबंधन में सभी नेता कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे कि कांग्रेस ने केजरीवाल के वोट काट दिए और मोदी को फायदा पहुंचा दिया। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति यह है कि ये घर के भी नहीं है और घाट के भी नहीं। इधर से नरेंद्र मोदी इनकी बैंड बजाएंगे, उधर से अखिलेश और केजरीवाल और ममता ये मिलकर इनकी बैंड बजाएंगे। दोनों तरफ से कांग्रेस सियासी चक्की में ऐसा पिसने वाली है कि राहुल गांधी का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाएगा। वैसे है तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं तो हवा होगा। दिल्ली में नतीजों से पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने सरेंडर कर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को दिल्ली में मुस्लिम वोट इस तरह नहीं मिले जिसकी उम्मीद थी? क्या मुस्लिम वोट फिर से आम आदमी पार्टी के खाते में गए हैं? कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस बार मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया है। जैसे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सबके अनुमान को गलत साबित कर दिया कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट देगा ही नहीं। साजिद रशीदी ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उन्होंने इस बार पहली बार दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया है। वो चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीते। एक बार साजिद रशीदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि दिल्ली के बाकी मुसलमानों ने भी क्या बीजेपी को वोट दिया या नहीं। इस पर एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं। मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। अगर एग्जिट पोल में मुसलमान वोटों का ट्रेंड देखें तो मुस्लिम वोट इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक
आम आदमी पार्टी को 74% मुसलमानों के वोट मिले, कांग्रेस को 15% और बीजेपी को 5%। यानी एग्जिट पोल का दावा है कि मुसलमान ने एक मुश्त आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। दिल्ली का नतीजा क्या होगा यह 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन 8 फरवरी को एक और रिजल्ट पर सबकी नजर होगी और वो रिजल्ट होगा अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का। 8 फरवरी को दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपनी हार स्वीकार भी कर ली। कल तक अखिलेश यादव और उनकी टीम ने चुनाव आयोग में शिकायतों का भंडार लगा दिया। योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर पानी पी पी कर आरोपों की बौछार करते रहे, लेकिन आज तो अखिलेश यादव ने हद ही कर दी। सरकार और सिस्टम को कोसते कोसते आज उन्होंने चुनाव आयोग को ही टारगेट पर ले लिया। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को वोटिंग में हुई धांधली दिख नहीं रही, चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से कर नहीं रहा। इसके बाद यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे तो सफेद कपड़ा देंगे। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद एक सफेद कपड़ा लेकर संसद पहुंच गए। इस सफेद कपड़े पर चुनाव आयोग भी लिखा हुआ था। अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस सफेद कपड़े के साथ फोटो भी खिंचवाई। अखिलेश यादव की खींच को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के सारे दांव कैसे फेल हो गए। ऐसे में नतीजों से पहले अखिलेश यादव हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव किस कदर चुनाव आयोग पर फायर मोड में। मैं चुनाव से नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता हूं। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं। चुनाव आयोग तो नहीं मरा है बॉस, आप में शायद पब्लिक का विश्वास मर गया है, इसलिए इस तरह की खींच निकाल रहे हैं। फिलहाल अगला चैप्टर पाठशाला में। अगली ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने से पहले भयंकर बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसके उम्मीदवारों को फोन कर रही है और बीजेपी में शामिल होने का लालच दे रही है। अब आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत ने बड़ा दावा किया है। मुकेश अहलावत ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है और लिखा है कि इसी नंबर से उनके पास फोन आया था, 15 करोड़ रुपए और मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया। और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कर ले, मैं आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। भैया जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बहुत सिनेमा चलना भी बचा होगा। एक छोटा सा